नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी से व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस बहुत खास योगदान करता है। जीके जीएस आप जानते हैं, अभी लेटेस्ट में हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर हुआ। जीएस का बहुत खास रोल था और बहुत अच्छा जीएस आया भी था। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा। पेपर देखते हैं, आपको सॉल्व कराने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है ये भी आपकी टेस्ट पेपर है और टेस्ट में जो आपका नंबर है ये टेस्ट पेपर 5 है। इसमें भी हम टॉप 50 क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स नहीं रहता है, लेकिन आपका आर्ट एंड कल्चर भी इसमें हो जाता है, आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण भी हो जाता है। तो हर एक पॉइंट को लगभग कवर कर लिया जाता है, बस करंट अफेयर्स को छोड़ के। करंट अफेयर्स लास्ट में करवा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत तो डे बाय डे डाटा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो दार्शनिक विषयों से संबंध रखता हो, बौद्ध ग्रंथ हो, उसका नाम बताना है। नाम त्रिपिटक का है, अभिधम्म पिटक का है, विनय पिटक का है और उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का जो नाम बनेगा मित्रों वो अभिधम्म पिटक बनेगा। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट से सही कथन का विकल्प चुनिए। कोट में आपको सही विकल्प देना है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं। हाँ, वेद त्रयी में यही शामिल हैं। छंदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। हाँ, ये भी सही है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहद्राणिक उपनिषद से लिया गया। हाँ, ऐसा भी है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, यानी 1, 2, 3 सभी सही है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मानव सभ्यता से संबंधित है? नाम हेलोशीन का है, प्लेस्टोशीन का दिया गया और पॉलिओशीन का दिया गया और ए और सी दोनों का विकल्प भी दिया गया। आपको सही जवाब देना है। मानव सभ्यता से संबंधित हो मित्रों वो युग आपका हेलोशीन है, तो सही जवाब हेलोशीन बनेगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगेगा, ए इस द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विभाग दिया गया और संबंधित कार्य दे दिए गए हैं। आपको बताना है मित्रों कौन सा विकल्प किस पे सही बैठ रहा है। दीवाने अर्ज की बात कर रहे हैं तो ये सैन्य विभाग से संबंधित हो जाता है, दीवाने अर्ज। जबकि दीवाने रसालत की बात करें तो ये विद्युत विभाग देखता है। दीवाने इंसा की हम बात करते हैं तो ये संचार मंत्री हो जाते हैं। और दीवाने विजारत की बात करते हैं तो इसका संबंध विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ए का सी हो और डी का दूसरा हो। तो डी का दूसरा किस में है? डी का दूसरा है। क्या है सही जवाब? एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। आपसे कह रहा है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज की बात करते हैं, सैन्य विभाग से संबंधित हो जाता है। दीवाने रसालत आपके विदेशी और धार्मिक मामलों से रसालत, ठीक है। आगे बढ़ें। दीवाने इंसा ये संचार मंत्री इंसा हैं और दीवाने विजारत की बात करते हैं तो ये आपके वित्त विभाग है मित्रों। तो आपका ए का तीसरा है और जो है डी का चौथा दिया गया, यानी डी का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया। डी का फर्स्ट केवल एक ही विकल्प में है, इसलिए ए के साथ आपको आंसर्स मिलान कर लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किया था? नाम मोहम्मद आदिल शाह का है, यूसुफ आदिल शाह का है, मोहम्मद गमा का है और इस्माइल आदिल शाह का नाम दिया गया। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किया? गोल गुम्बद बनाने की बात आए मित्रों तो मोहम्मद आदिल शाह का नाम आता है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर देना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर आ जाता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है, सल्तनत कालीन शब्द विशवा का क्या अर्थ है? विशवा
सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, या फिर भूमि नापने की इकाई है। सल्तनत कालीन विश्वा का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो विश्वा की अगर बात करते हैं चांदी का सिक्का होता है। सही जवाब बी के साथ बैठ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस में कृष्णदेव राय हैं, देवराय प्रथम हैं, राम राय हैं और हरि राय का नाम या हरिहर का नाम दिया गया। विजयनगर का राजा होता है मित्रों, तुंगभद्रा नदी पे बांध का निर्माण करवा देता है। ऐसा काम देवराय प्रथम ने किया है। तो सही जवाब सी के साथ हमें लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है भारत का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया। नाम इल्तुतमिश का है, इब्राहिम सरगी का है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का नाम भी दिया गया और मोहम्मद गेशु दराज का नाम भी दे दिया गया। भारत का पहला शासक है जिसने उर्दू को अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया। तो उर्दू को राज्य की राजभाषा मित्रों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा सबसे पहले घोषित किया गया। सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है। अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में आपको लगाना है फॉरवर्ड ब्लॉक है, अगस्त प्रस्ताव है, हिंद फौज का गठन है और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की बात कर रहा है। एकदम क्रम में अगर बिठाया जाए तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक ही आएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ क्या आता है मित्रों? मुस्लिम लीग की स्थापना या मुक्ति दिवस की बात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है मित्रों? अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव तीसरे नंबर पे हो जाए और आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पे होगा। तो तीसरा सबसे लास्ट में किस में है मित्रों? तीसरा कई में लास्ट में है, लेकिन जो चौथा है वो दूसरे विकल्प में कौन है? तो केवल सी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। तो आपको सी के साथ यहाँ पे सही जवाब लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया। पृथक निर्वाचन समूह मुसलमानों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए या फिर दलितों के लिए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग के में जो है पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनता है और वो दलितों के लिए बनता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 11 नंबर आता है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? नाम लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है, लेटेज का भी नाम है और डलहौजी का भी नाम दिया गया। भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके द्वारा हुआ? डलहौजी ने किया। सही जवाब डी के साथ लगा लो। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना 12 नंबर आता है। आपसे पूछा गया रहा अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? नाम 1879 का है, 1883 का है, 1881 का है और 1885 का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं तो 1883 सही जवाब बनता है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह ने किया, महात्मा गांधी ने किया, चित्तरंजन दास ने किया या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। 1922 के साराबंदी आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 14 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्साधारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? नाम बाल गंगाधर तिलक का है, सर सैयद अहमद खां का है, आरसी दत्त का है और एमजी रानाडे का नाम दिया गया। दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास कौन नहीं करता मित्रों? तो इसमें जो है सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन अपना 15 नंबर आ जाता है। आपसे कह रहा है मित्रों इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? नाम भीमराव अंबेडकर का है, जयप्रकाश नारायण का है, महात्मा गांधी का है और फिरोज शाह मेहता का नाम दिया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया मित्रों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार है जो निवारक विरोधक द्वारा प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंध की अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार फाइनली सही जवाब बनता है।
बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 17 नंबर होता है। प्रश्न संख्या 17 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री का नाम है, उपराष्ट्रपति का नाम है, राष्ट्रपति का नाम है और लोकसभा अध्यक्ष का नाम दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का जो मनोनयन है किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसका मनोनयन होता है। आपको राइट आंसर डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन अपना 18 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 55वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन या फिर 70वां संविधान संशोधन? किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था हो गई? तो 3 वर्ष तक बढ़ जाएगा मित्रों 59वां संविधान संशोधन में, 59वां संविधान संशोधन। सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? नाम गत वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने पर है, गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पे है, योजनांतर कार्यक्रम हेतु शून्य आवंटन पर है या फिर गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित जो बजट व्यवस्था है मित्रों, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है। तो सही जवाब यहाँ पे डी के साथ लगेगा। अपना अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। कह रहा है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? नाम नागरिकों के व्यापारियों के शोषण से है, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से है, देश की सुरक्षा से है और नागरिकों का सम्मान है। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है मित्रों? तो फाइनली नागरिकों के स्वच्छंद शासन से इसकी गारंटी दे देता है। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? विकल्प दे दिया गया, उसमें से आपको राइट आंसर बनाना है। अनुच्छेद 136 की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील करने के लिए विशेष इजाजत। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय का परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता और अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी विकल्प एकदम फिट बैठे हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन अपना हम 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है, 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? पछुआ हवाएं कहलाती हैं, मानसूनी हवाएं कहलाती हैं, व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं या फिर सागरीय हवाएं कहलाती हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली जो पवन है मित्रों, उनको हम पछुआ हवा कहते हैं। तो राइट आंसर्स पछुआ हवा लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? नाम नामचा बर्वा का है, कंचनजंगा का है, अन्नपूर्णा का है और माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बर्वा है। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बना लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? हैचुअर का दिया गया, स्पॉट हाइट का दिया गया, कंटूर का दिया गया और आइसो हाइट का नाम दिया गया। कोई नक्शा है, उसके ढाल को दिखाने के लिए खींची गई जो असंबद्ध रेखाएं हैं वो फाइनली हैचुअर कहलाती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लग जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र होता है मित्रों? तो सर्वाधिक विस्तृत भी हो और महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र भी हो, उसका नाम अटलांटिक महासागर है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 26 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? नाम चुंबकीय क्षेत्र से है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से है, विद्युत क्षेत्र से है या फिर विद्युत स्थैतिकी क्षेत्र से है? धारावाहक चालक का जो संबंध है किससे होता है मित्रों? तो वो आपके चुंबकीय क्षेत्र से हो जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन 27 नंबर आ जा रहा है, आपसे कह रहा है हिग्स बोसान की उपस्थिति में पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? मानव प्रतिरूप और अधिरोज्य सिद्धांत दोनों, सभी चारों मूल बलों को एकीकरण के द्वारा, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का, या फिर मूल कणों के द्रव्यमान का। हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी मित्रों? तो वो औचित्य फाइनली ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का करेगी। सही जवाब सी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? एक मूल तत्व है, एक यौगिक है, लोह और धूल का मिश्रण है, या फिर जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है। कौन सा आपका सही विकल्प है मित्रों? तो जंग एक यौगिक है, सही जवाब है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पढ़ेंगे, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का, प्लेटिनम का, लोहा का। दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। हैबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग हो जाता है मित्रों? तो जो उत्प्रेरक फाइनली यूज करते हैं वो केवल और केवल लोहा। सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है एम कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एसपीडीएम में एम कोर्स में 1 है, 8 है, 2 है, या फिर 18 है। आपसे पूछा गया कितना हो सकता है? 18 हो सकता है। राइट आंसर टी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? नाम मैग्नीशियम का है, बेरियम का है, रेडियम का है और पोटेशियम का नाम दिया गया। क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंध नहीं रखता है मित्रों, तो वो फाइनली आपका संबंधित नहीं है पोटेशियम। सही जवाब हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आ रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? प्रबर क्षालक है, प्रबर अम्ल है, मृदु क्षालक है, या फिर मृदु अम्ल है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है मित्रों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये मृदु क्षारक है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? चर्म कोशिकीय है, एलोसोम्स है, ऑटोसोम्स है, या फिर पीलियोट्रोपिक है? आपसे पूछ लिया गया लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो लिंग निर्धारण के लिए फाइनली जो उत्तरदायी है वो एलोसोम्स है। सही जवाब सी के साथ लग जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, आपसे पूछ रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? नाम पेरिटाइकस का है, बेसिट्राइकस का है, मोनोट्राइकस का है और एम्फिरीट्राइकस का नाम दिया गया। कोई जीवाणु है उसमें केवल एक सिरे पे फ्लैजेला होता है तो इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? मोनोट्राइकस कहते हैं। सही जवाब वी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर पे आ रहा है, आपसे पूछा गया निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? नाम कोशिकीय द्रव का है, प्लाज्मा झिल्ली का है, खाद्य रिक्तिका का है और संकुचनशील रिक्तिका का नाम दिया गया। मित्रों सही जवाब की बात करते हैं तो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए संकुचनशील रिक्तिता जरूरी है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। त्वचीय श्वसन होता है पक्षियों में, केंचुओं में, इंसानों में, या फिर मछलियों में? त्वचा से श्वसन कहाँ हो जाता है मित्रों? केंचुआ में हो जाता है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लेते हैं, सी इज द राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? एंटासिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है मित्रों? तो जो उत्सर्जित होता है अम्ल वो फाइनली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? नाम मध्य मस्तिष्क का है, अग्र मस्तिष्क का है, पश्चिम मस्तिष्क का है और रीढ़ की हड्डी का नाम दिया गया। उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है मित्रों, तो ऐसा पश्चिम मस्तिष्क करता है। सही जवाब बी के साथ लगेगा,
बी इज द राइट आंसर्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आ रहा है, आपसे पूछ लिया गया टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। नाम पुष्प का है, पत्ते का है, तना का है और जड़ों का नाम दिया गया। टेरिडोफाइटा समूह के पत्ते जो है पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता मित्रों, तो पुष्प नहीं पाया जाता। सही जवाब फूल के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में ऊष्मा का अंतिम स्रोत क्या है। क्लोरोफिल है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है या फिर सूर्य का प्रकाश है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सही जवाब डी के साथ लगता है, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाती है। मुद्रा बैंक कहलाती है, वास्तविक मुद्रा कहलाती है, वस्तु मुद्रा कहलाती है या फिर प्रतिनिधि मुद्रा कहलाती है। तो मित्रों इसके लिए वस्तु मुद्रा सही जवाब है, बी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन अपना 42 नंबर पढ़ा जाए। भाषा थोड़ा लंबा चौड़ा है, डरिएगा मत, आराम से पढ़िएगा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए संबद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आपसे पूछ लिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, किससे संबंध रखता है मित्रों, तो इसका जो फाइनली संबंध है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना से है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। पूछा गया विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। वृक्षों के संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, नदी जल संरक्षण से है या फिर शिशु भ्रूण से है। विश्नोई आंदोलन का जो संबंध होता है मित्रों ये वृक्षों की संरक्षण से है, वृक्षों के संरक्षण से है। तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावी होता है। टैगा है, अमेजन का वन है, भारतीय मानसून है या फिर आर्कटिक एवं ग्रीन लैंड हिम चादर है। सही जवाब की बात करते हैं तो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर होगा। सही जवाब हमें डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पे चलेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ। नाम 1941 का है, 1951 का है, 1961 का है और 1971 का नाम दिया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब होता है मित्रों, तो पहला शिखर सम्मेलन 1961 में होता है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे आएगा। निम्न में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। नाम गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सिंघपू जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और सहरिया जनजाति राजस्थान। आपको बताना है कितना जोड़ा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित है भाई, नहीं है वाला नहीं है। तो इसमें से सभी एकदम फिट हैं। सहरिया आपका राजस्थान में है, थारू आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सिंघपू आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है और गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में है ही। तो डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 47 नंबर पे चलते हैं। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णकटिबंधीय वर्ष किसने घोषित किया। नाम यूएन का है, WHO का है, यूनेस्को का है और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया गया। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया मित्रों, तो यूएन के द्वारा घोषित किया गया। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठ रहा है, ए इज द राइट आंसर्स आपका बन रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाम कोलकाता का है, मुंबई का है, नई दिल्ली का है और चेन्नई का नाम दिया गया। NGT का जो मुख्यालय है मित्रों वो आपके फाइनली नई दिल्ली में है। तो सही जवाब हम न्यू दिल्ली लगाएंगे, बी के साथ आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाम भोपाल का है, जयपुर का है, ग्वालियर का है और दिल्ली का नाम दिया गया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो आपके जयपुर में स्थित है, इसलिए सही जवाब की जब बारी आए तो जयपुर आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 50 नंबर पे चलेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
किस वर्ष से स्टार्ट हो गया मैं आना योजना? 2014 से, 2016 से, 2015 से या फिर 2017 से? तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को स्टार्ट हुआ, 2015 से स्टार्ट हुआ। तो आप सही जवाब यहाँ पे बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अब आपको बताने की बारी है कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।